का जो टॉपिक है वो चैप्टर 1 का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसमें फर्स्ट लॉ होगा हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, यहाँ पे 4-5 जो भी डेफिनेशन है उनमें से एक ज़रूर पूछेंगे एग्ज़ाम में। तो फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन। भाई आपके पास जो रिएक्टेंट है, एरो से पहले जो होते हैं वो रिएक्टेंट है, एरो के बाद जो होते हैं वो प्रोडक्ट है। ठीक है, आपने अगर 2 रिएक्टेंट लिए, उनके मास को मेजर किया, फिर आपने प्रोडक्ट जो बने उनके मास को मेजर किया तो सेम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल A + B = C + D, तो आपने देखा एरो के लेफ्ट हैंड साइड पर रिएक्टेंट्स हैं और राइट हैंड साइड पर प्रोडक्ट होते हैं। सपोज मास ऑफ A 2 ग्राम, मास ऑफ B 3 ग्राम, और जो प्रोडक्ट बना मास ऑफ C 5 ग्राम और मास ऑफ D 0। तो मास ऑफ G 0 तो खैर नो फॉर्मेशन ऑफ D, इसका मतलब D बना ही नहीं। पर ये ऐसे भी हो सकता था 4 + 1, ये ऐसे भी हो सकता था। भाई यहाँ पर आप अगर ये करते तो अगर आप यहाँ पर इसको चेंज करते और यहाँ पर हम लिख लेते, तो सारे गड़बड़ हो रहा भाई, कहाँ गड़बड़? अब जब पेन यूज़ कर रहे हैं ना तब वो टच नहीं हो रहा। पहले क्या किया था फिर हमने? रिकॉर्डिंग तो चल रही, चलने दें। ठीक है, तो 4 ग्राम और 1 ग्राम भी हो सकता है। अब मैं इसको न्यूमेरिकल के फॉर्म में, हम इसको एक क्वेश्चन के फॉर्म में करेंगे। ये एनसीईआरटी में तो नहीं है, पता नहीं एग्जाम में पूछेंगे नहीं पूछेंगे। एक्सरसाइज में शायद एक आध क्वेश्चन इसके दिया हुआ है। 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव्स 4.4 ग्राम ऑफ CO2 and 5.6 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। शो दैट दीज ऑब्जर्वेशन आर द एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यहाँ पर आप देखिए मास ऑफ रिएक्टेंट क्या हुआ, 10 ग्राम है। आपने इक्वेशन लिखनी है CaCO3 चेंज इनटू CO2 + CaO, ये तो हुआ। अब ये जो है रिएक्टेंट, इसका मास दिया 10 और इसका मास दिया है आपको CO2 का 5.6 और कैल्शियम ऑक्साइड का दिया है 4.4। नहीं, ये दिया है आपको 4.4 ग्राम CO2 और 5.6 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड। सो सिंस मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट, देयरफॉर these observation are in agreement with law of conservation of mass। ठीक है, तो इससे प्रूव होता है कि हाँ भाई जो मास ऑफ रिएक्टेंट है वो मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होगा। अब हम चलते हैं जी दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। व्हेन 4.2 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका फॉर्मूला है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल दो या सोडियम का बाई कार्बोनेट, इज एडिड टू ए सोल्यूशन CH3COH, इसको हम एसिटिक एसिड कहते हैं। वेइंग 10 ग्राम, इट इज ऑब्जर्व दैट 2.2 ग्राम ऑफ CO2 इज रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर। द रेजिड्यू इज फाउंड टू वेट 12.0 ग्राम। शो दैट दीज ऑब्जर्वेशन आर इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। अब देखिए इसमें जो रिएक्टेंट है वो कौन कौन से कह रहे हैं। इफ़ 6.3 ग्राम आर एडिड टू 15 ग्राम्स एसिटिक एसिड, सो मास ऑफ रिएक्टेंट इसमें, सॉरी यहाँ देखो ना, मास कितना है 4.2 और इसका कितना है 10। तो आपने देखो मास ऑफ रिएक्टेंट कितना बना 4.2 + 10 14.2। और जब आपने प्रोडक्ट बनाया तो प्रोडक्ट में क्या क्या बनाया था 2.2 ग्राम CO2 और 12 उसका रेजिड्यू था। तो कितना 2.2 + 12 कितना 14.2। तो पहले इन क्वेश्चन में देखो आप जितना रिएक्टेंट था उतना ही आपका प्रोडक्ट इसमें बन रहा है। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया। ठीक है ना।
तो ये आपका प्रूव हुआ कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फॉलो कर रहा है। अब बी में देखो सेम चीज़, आप बी में इस न्यूमेरिकल को पढ़ेंगे और सेल्फ करके देखेंगे। इसमें ये पूछता है कि भी जो रिएक्टेंट को तो मास दे दिया, फिर वो कहता है प्रोडक्ट के किसी मास में बताइए कितना प्रोडक्ट और बना होगा, एक्स की वैल्यू। इफ़ 6.3 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट आर एडिड 15 ग्राम एसिटिक एसिड सॉल्यूशन, द रेजिड्यू इज फाउंड टू वेट 18 ग्राम, व्हाट इज द मास ऑफ CO2 रिलीज इन रिएक्शन। तो आपने उसी तरीके से मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट करना है। तो रिएक्टेंट में हो गया 6.3, क्या था, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये NaHCO3 था, ये एसिटिक एसिड, और ये है आपका CH3COOH, और जो आपको रेजिड्यू मिला वो कितना था, 18 ग्राम। ये आपका रेजिड्यू था, और ये हमें निकालना है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे 3.3 ग्राम। ठीक है, तो ये था हमारा पहला लॉ जो कि आपने समझ लिया है। अब हम चलते हैं सेकंड लॉ की तरफ, और सेकंड लॉ है आपका लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस। ठीक है, बहुत ही अच्छा, एक मतलब बहुत पूछते हैं एग्जाम में, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बाय मास। ठीक है, देखो आप सपोज वाटर बनाने जा रहे हैं, वाटर की मैन्युफैक्चरिंग मतलब प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो H2O फार्मूला है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से वाटर बनेगा। अब ये वाटर आप किसी भी मेथड से बनाएं, कहीं पर बनाएं, तो H2O का जो फॉर्मेशन है वो कांस्टेंट मास होगा। कांस्टेंट जो मास, उसका मास जो है कांस्टेंट रहेगा, चाहे कहीं बनाओ और किसी मेथड से बनाओ। सपोज करो कार्बन डाइऑक्साइड C+O2 इज इक्वल टू CO2, पहला मेथड। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करो, CaO प्लस CO2। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, सपोज करो हमें C+O2 इज इक्वल टू CO2, पहला मेथड। CaCO3 CO प्लस CO2, CH4 प्लस O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस H2O। यानी कोई भी हाइड्रोकार्बन जब बर्न होता है ऑक्सीजन के साथ में, हीट करते हैं इसको, तो हमेशा CO2 और H2 बनाएगा। तो यहाँ आप देखिए तीनों मेथड से CO2 बनाया हमने, डिफरेंट मेथड है। तो C और O2 ये 12 हुआ, और ये हुआ आपका 32, टोटल हुआ 44 ग्राम। यानी हमने किसी भी मेथड से बनाया तो उसका जो मास था वो फिक्स रहा। सो ए केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन ए सेम फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशन भी हैं, ये बुक में नहीं है, थोड़ा सा एडिशनल आप अलग से पढ़ रहे हो कि इस लॉ में क्या क्या खामियां हैं। कैसे? लिमिटेशन लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, द लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर आइसोटॉप्स। यू नो आइसोटॉप क्या होते हैं? बोलिए क्या होता है? आइसोटॉप होता है सेम एटॉमिक मास, नो, सेम एटॉमिक नंबर, लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है ना उनका, नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक मास। अब देखो 1H1 सेम एटॉमिक नंबर लेकिन डिफरेंट एटॉमिक मास, जैसे 1H1 1H2 1H3, तो ये जो एटॉमिक नंबर हैं वो तो सेम है 111, मतलब मासेस क्या है 1 2 3। ठीक है, बस समझ आई? समझ गया। जैसे कार्बन में आप देखेंगे भाई, कार्बन के आइसोटॉप्स जो हैं C12 है और C14 है। यहाँ पे CO2 के दो आइसोटॉप हम डिस्कस कर रहे हैं, C एंड O, यहाँ 12:32, और ये भी कितना है 14:30। तो यहाँ पे कार्बन का आइसोटॉप ये 14 ग्राम वाला है, और ये आपका 12 ग्राम 12 का है।
ठीक है। तो ये 12 और ये 14। तो यहाँ पर जो हमारी थ्योरी चल रही थी कि वह एलिमेंट का मास फिक्स रहेगा, आइसोटॉप्स में ये चीज़ें फॉलो नहीं करते, ये वैलिड नहीं होते, ये इसकी लिमिटेशन है। सेकेंड, द एलिमेंट्स में कंबाइन द सेम रेशो बट कंपाउंड फॉर्म में भी डिफरेंट। एलिमेंट का कॉम्बिनेशन ठीक है, उसमें रेशो भी ठीक है, पर वहाँ पे कंपाउंड अलग अलग बन सकते हैं। अब यहाँ पे देखो C2H5OH और CH3OCH3, ये एल्कोहलिक ग्रुप है, अगर आपने 10th में पढ़ा हो, एल्कोहल ग्रुप है, और इसमें ईथर ग्रुप है। अब ऐसे क्या होते हैं, ऐसे जब सेम कार्बन है, सेम हाइड्रोजन है, ठीक है, तो ये आइसोमर्स होते हैं, इनको कहते हैं हम फंक्शनल आइसोमर्स। क्या कहते हैं इनको? फंक्शनल। हाँ, फंक्शनल आइसोमर्स। देखो इसमें क्या होता है, इसमें फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाता है, यानी सेम एटॉमिक नंबर है, वो सॉरी सेम मास है, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, बट उसके फंक्शनल ग्रुप चेंज है, तो क्या कहेंगे उनको? फंक्शनल आइसोमर्स। तो C/H/O 24/6/16, 12/3/8। तो यहाँ पर क्या हुआ कि सेम रेशो है, बट जो आपका कंपाउंड है वो अलग अलग बन जाते हैं। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं। अभी इसमें हम क्या देखेंगे, एक एग्जाम्पल। ये मैं प्रूव करना है कि वे कैसे फिक्स होता है। सो 1.375 ग्राम ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड was reduced by heating in a current of hydrogen, and weight of copper that remained was 1.098 ग्राम। एक एक्सपेरिमेंट तो ये है। इन अनदर एक्सपेरिमेंट 1.179 ग्राम ऑफ copper was dissolved in the nitric acid, and resulting copper nitrate convert into cupric oxide by ignition. The weight of cupric oxide formed was 1.476 gram. Show that these results illustrate the law of constant combination. अब हम दोनों में किसी एलिमेंट की परसेंटेज को फाइंड आउट करेंगे। तो पहले जो दिया था पहला एक्सपेरिमेंट, उसमें कॉपर ऑक्साइड की वैल्यू कितनी है? 1.375 दिया है। कॉपर लेफ्ट कितना हुआ था उसमें? 1.098 ग्राम, ये दिया था। अब अगर हम इनमें ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालें, क्योंकि क्यूप्रिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? CuO। हमें इसकी वैल्यू को निकालना है इस एक्सपेरिमेंट में। सो ऑक्सीजन प्रेजेंट इज इक्वल टू 1.375 माइनस 1.098, दैट इज 0.277 है। ये ऑक्सीजन की वैल्यू आ गई। नाउ फाइंड द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन कॉपर ऑक्साइड। कितना होता है? मास ऑफ ऑक्सीजन इंटू 100 डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड। सो कॉपर ऑक्साइड का मास कितना? 1.375। यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी निकाली थी? 0.277। 100 से करेंगे तो कितना? 20.14% आ गया पहले एक्सपेरिमेंट में। ठीक, अब हम दूसरा एक्सपेरिमेंट जो इन्होंने दिया है उसको भी चेक करते हैं। हमने कॉपर कितना लिया है? 1.179, जो न्यूमेरिकल दिया है, ठीक है, 1.179 ग्राम कॉपर लिया। कॉपर ऑक्साइड फॉर्म कितना हुआ? 1.476। तो ऑक्सीजन प्रेजेंट कितनी हो गई? 1.476 से इसको माइनस करेंगे तो कितना है? 0.297। सेम वे नाउ फाइंड द परसेंट ऑफ ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड। सो 0.297 इंटू 100 डिवाइड बाई टोटल मास ऑफ कंपाउंड 1.476, 20.12, यानी जो इसकी वैल्यू है 20.12 और 20.14, ये लगभग क्या है? पास है, नियरली सेम है। सो परसेंटेज ऑक्सीजन इन द सेम इन बोथ द अबव केसेस, सो द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन इज इलस्ट्रेटेड। तो इससे प्रूव होता है कि भाई जो एलिमेंट हैं जब आपस में जुड़ते हैं तो उनका मास परसेंटेज फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा सेम वैल्यू है, आसपास की आसपास आ जाएगी, सेम भी आ जाएगी, पर कई बार क्या होता है ना, जो फ्रैक्शन वैल्यू है, कितना अमाउंट लिया, वो उस पर भी डिपेंड करता है ना, डिटर्मिनेशन कि भाई आपका कौन ऑपरेट कर रहा है, कैसा इंस्ट्रूमेंट है, क्या कंडीशन है, उस पर थोड़ा बहुत लिटिल बिट चेंज होता है मेजरमेंट में, अदरवाइज नियरली सिमिलर ही आता है। सो नेक्स्ट थर्ड लॉ इज द मल्टीपल प्रपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल
प्रपोर्शन। अब इससे पहले कि हम इसको पढ़ें मैं आपको समझाता हूँ। हमने दो एलिमेंट लिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक, उसको हमने कंबाइन करा, उससे दो कंपाउंड बने H2O H2O2, वाटर और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, H2O H2O2, तो इसमें H2 तो सेम है दोनों में, चेंज क्या आया O एंड O2। ठीक है, तो जो एक तो हो गया एलिमेंट का फिक्स मास, और जो दूसरे एलिमेंट जुड़े हुए हैं उनमें सिंपल रेशो होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। जैसे समझ लीजिए यहाँ H2O H2O2, तो H2 का मास कितना 2, ऑक्सीजन का 16, इन H2O2 2:32। अभी मैंने क्या बताया, ये तो मास हो गया फिक्स्ड, और जो दूसरे एलिमेंट जो ऑक्सीजन था उसमें रेशो क्या बना 16:32 और 1:2, यानी जो दूसरा एलिमेंट है जब कंबाइन होने के बाद में आ रहा है उसमें सिंपल होल नंबर रेशो बनेगा। अब इसकी डेफिनेशन को देखो, इफ़ टू एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, the mass of one element that combined with a fixed mass of the other element are in the ratio of small whole number। यानी जो फिक्स एलिमेंट है जब दूसरे से जुड़ेगा वो, तो उसका मास क्या होगा, सिंपल होल नंबर रेशो में रहेगा। जैसे मैं और एग्जांपल लेता हूँ आपका, CO कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन और ऑक्सीजन के साथ मिल करके दो बने, तो यहाँ पे 12:16 और ये 12:32, तो इसमें भी क्या आया 16:32 और 1/2। और देख सकते हैं आप, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ले रहे हैं, ठीक है, अब इसमें आपने NO बनाया या NO2 बनाया, 14:16:32, तो इसमें भी क्या है 16:32 1:2। ठीक है, अब इसके बेस पर हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर नोन टू फॉर्म टू कंपाउंड। हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक दो एलिमेंट और दो कंपाउंड बनाए। द हाइड्रोजन कंटेन इन वन ऑफ दिस इज 5.93% while in the another is 11.2%. Show that this data illustrate the law of multiple proportion। कैसे शो करेगा, ठीक है, तो इसको भी हम उसी तरीके से करेंगे। इन द फर्स्ट कंपाउंड हाइड्रोजन कितना है 5.93%। जब ऑक्सीजन निकालेंगे, अगर मैं बताऊं इसको कभी ध्यान रखना, सपोज करो आपकी परसेंटेज किसी कंपाउंड की जो भी कुछ आती है, टोटल 100% में से माइनस कर देंगे तो वो ऑक्सीजन आ जाएगा, रिमेनिंग पार्ट हमेशा ऑक्सीजन होता है। इन फर्स्ट कंपाउंड हाइड्रोजन कितना है 5.93%, सो ऑक्सीजन कितना बना 100 माइनस 5.90%, तो ये ऑक्सीजन की वैल्यू होगी आपकी 94.07%। जो आपका सेकंड एक्सपेरिमेंट था उसमें हाइड्रोजन कितना था 11.2%, ये आपने माइनस किया तो 88.8% आ गया। अब इन द फर्स्ट कंपाउंड द नंबर ऑफ पार्ट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन दैट कंबाइंड विद 1 पार्ट बाय मास ऑफ हाइड्रोजन, तो आपने क्या किया, पहले केस को 94.05 और डिवाइड कितना कर दिया हाइड्रोजन से 5.93 से, तो कितना आ गया 15.86 पार्ट। सेकंड केस में क्या थी हमारे पास ऑक्सीजन 88.8 और डिवाइड किससे कर दिया 11.2 से, वो कितना आ गया 7.9। अब जब इनका हम रेशो निकालेंगे 15.86 और 7.9, तो उसका रेशो आया नियर बाई 2:1। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि सिंस द रेशो इज सिंपल होल नंबर रेशो हैज़ द गिवन डॉट इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आगे बढ़ते हैं हम, गैलुसॉक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ये गैसियस फॉर्म में, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही गैसेस फॉर्म में होने चाहिए, ये गैसेस पर ही डिपेंड करता है। सो ये किसने दिया है आपको, गैलुसॉक ने, ठीक है। व्हेन गैसेस रिएक्ट टुगेदर दे ऑलवेज डू सो इन वॉल्यूम विच बियर ए सिंपल होल नंबर रेशो टू वन अदर, यानी जब गैसेस ही रिएक्टेंट है, गैसेस प्रोडक्ट हैं, तो उनमें जो रेशो आएगा वो होल नंबर आएगा हमेशा, ठीक है। किस पर, एट सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर
एंड प्रेशर। ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ठीक है, P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2 एट कांस्टेंट N। N मीन्स नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल एंड V वॉल्यूम। H2 + Cl2 इज इक्वल टू 2HCl। ये सब गैसेस फॉर्म में, तो इसका 1 था कोफिशिएंट, तो 1 वॉल्यूम, इसका 1 वॉल्यूम, इसका 2 वॉल्यूम। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में क्या रेशो बना? 1:1:2। ठीक है, तो इसी के बेस पर हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। 6 लीटर ऑफ H2 एंड 5.6 लीटर ऑफ Cl2 आर मिक्सड एंड द मिक्सचर इज एक्सप्लोडेड in a odometer. What is the composition by volume of the resulting mixture? All volumes are at the same temperature and pressure. तो H2 + Cl2 इज इक्वल टू 2HCl, जो कि आपके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनना चाहिए? 1 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम। इसका हमें दिया है 5.6 लीटर, ये 5.6 लीटर और ये 11.2 लीटर, यानी 5.6 liter chlorine will require only 5.6 liter hydrogen and 6 minus 5.6 is equal to 0.4 liter H2 will be left। भाई ज़रूरत तो कितनी है? 5.6 की, दे कितना रखा है? 6, तो हमें तो सिर्फ 5.6 ही चाहिए ना, तो कितना लेफ्ट हो गया? 0.4 लेफ्ट हो गया। एंड 11.2 liter of HCl gas will be formed in the resulting mixture। ठीक है, तो ऑलमोस्ट लास्ट हम लेंगे लो आज का, एवोगैड्रो लो। देखो आपके पास सपोज 3-4 सेम कंटेनर है 1 लीटर वॉल्यूम के, उसमें आपने डिफरेंट गैस ले लिए हैं। हाइड्रोजन गैस ले लिया, एक में क्लोरीन ले लिया, एक में नाइट्रोजन ले लिया। ठीक है, तो एवोगैड्रो कहता है कि भाई अगर आपके पास में सेम वॉल्यूम के कंटेनर है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, तो उनमें जो मोल्स होंगे वो सेम होंगे, जो मोल होंगे सेम होंगे। सो इट इज स्टेट दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम मतलब इक्वल वॉल्यूम में डिफरेंट गैसेस का एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल और मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल भी लिख सकते हो और मोल भी लिख सकते हो। तो ये एवोगैड्रो लॉ था, यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। जैसे H2 + Cl2 2HCl ऊपर आपने पढ़ा था 1 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम। यहाँ पे सपोज ये N मोल है, ये N मोल है, तो 2 हो गया, 2N मोल हो गया। मॉलिक्यूल में क्या आएगा? 1/2 मॉलिक्यूल और 1 मॉलिक्यूल, यानी जब आप सिंपलीफाई करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 1/2 और 1, यानी जब 1 मोल की फॉर्म में लाएंगे तो मॉलिक्यूल की फॉर्म में हम लिख देंगे। ठीक है, ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जो इस लॉ को यूज करने में हेल्प करते हैं। एनसीईआरटी में तो नहीं है, बट हम यहाँ आपको समझा देते हैं। फर्स्ट, इन द कैलकुलेशन ऑफ एटोमिसिटी ऑफ एलिमेंट्री गैसेस। एटोमिसिटी होती है कि नंबर ऑफ एटम्स इन ए पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। O3 ओजोन कितने हैं? 3, तो कितने एटोमिसिटी होगी? 3। O2 कितने हो गए? 2। ठीक है, एंड टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन मोलिकुलर मास एंड वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस, ये भी हम एवोगैड्रो लॉ से निकाल सकते हैं। फाइनली हम निकालेंगे तो ये एक फॉर्मूला बनेगा, मोलिकुलर मास इज इक्वल टू 2 × वेपर डेंसिटी। अगर कहीं पर किसी न्यूमेरिकल में आपको वेपर डेंसिटी दे दी और मोलिकुलर मास निकालना है, तो सिंपल फॉर्मूला मोलिकुलर मास इज इक्वल टू 2 × वेपर डेंसिटी। और थर्ड इसकी एप्लीकेशन है टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस। 1 मिनट सर, 1 मिनट बस, 1 मिनट बस। सो 1 लीटर अगर किसी गैस का आपने STP पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर वैल्यू निकालनी है, तो कितना होता है? 22.4 लीटर। तो ये एक आपकी एप्लीकेशन हो गई है इसकी। तो आज हम इतना ही टॉपिक करेंगे, होप सो आपको अच्छा लगा होगा, और अगले टॉपिक को हम अगली क्लास में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर करो। अगर कुछ
इसमें कुछ गड़बड़ हो रखी है तो हम इम्प्रूवमेंट करेंगे आगे, ठीक है। और जो भी वीडियो आपको जिस टॉपिक पे चाहिए वो हम बना देंगे। और पढ़ें यार, अच्छे से मन लगा कर पढ़ें, क्योंकि स्टार्टिंग है आपकी। स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आती है केमिस्ट्री पढ़ने में, बट आप उसको धीरे धीरे करेंगे तो अच्छा समझ में आ जाएगा। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्टडी विद जॉय, कोई टेंशन नहीं, आराम से पढ़ो। और जितना भी इजी होगे, बिल्कुल टेंशन फ्री होके पढ़ोगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। बट कंटिन्यूसली आपने एनसीईआरटी को पढ़ते जाना, उसकी स्टडी करते जाना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है उसको, छोटे बच्चों की तरह से। ये मत समझना आप बहुत बड़े हो गए हैं और आप हवा में उड़ने लगें, तो हवा में उड़ने के बाद में जब रिजल्ट आएगा तो नीचे ज़मीन में तारे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल कांस्टेंट होकर के अपना उसको पढ़ते जाओ, धीरे धीरे रीडिंग करते जाओ। अगर प्रॉब्लम है तो अपने क्लास टीचर से या ट्यूटर से, जो भी आप जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ उनसे अपने डिस्कस कर लें प्रॉब्लम को, लेकिन उसको दबा के ना रखें। कई बार होता नहीं कि आप बच्चे सोचते हैं अरे मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं क्वेश्चन क्यों पूछूं। ऐसा नहीं है, आप अपने टीचर से, अपने ट्यूटर से, अपने भाई बहन से, किससे पूछ करके उसको प्रॉब्लम को क्लियर कर लें। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।